कॉन्स्टिट्यूशनल वोट के बारे में थोड़ी जानकारी ले देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संविधान से प्रश्न हमेशा ही किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 15 से 20 आते हैं, जिसमें टिपिकल बहुत कम आता है। आजकल समझ वाला ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, इसलिए जो वन लाइनर हम लोग बुक खरीद के पढ़ते हैं, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव वो ऑप्शन वाला देखते हैं हम लोग, जो नेट पर और यूट्यूब पर दिखाता है, वो और ज़्यादा आपको डैमेज करता है। थोड़ी समझ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसी वर्ड को थोड़ा सा आपसे चर्चा करें बिना समय गंवाए हम लोग। सबसे पहले कि विधायिका किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे जो विधान बनाने का कार्य करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। जैसे विधायिका में दो प्रकार की भारत में विधायिका है, एक केंद्रीय विधायिका और दूसरा राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका में यहाँ कैसे आएगा कि यहाँ बैठे, केंद्रीय विधायिका में सामान्यतः देखा गया है कि पूरे एक संघ के विधान बनाने का जिम्मेवारी जिनके पास होता है, केंद्रीय विधायिका कही जाती है। अब उस विधायिका में अर्थात संसद में 3 अंग आते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति। यानी किसी भी संविधान को बनाना है या फिर किसी भी आर्टिकल को अमेंडमेंट करना है, तो वैसी स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, और महामहिम राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में वह विधान का रूप धारण कर लेता है, अर्थात हमारे संविधान का एक अंग हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज हम आपको बता दें कि अगर संविधान संशोधन करना है, एक सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन और विधान बनाना दोनों में अंतर है। विधान बनाने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों सदन का अलग अलग जो है, आकाश जी चले जाइए नीचे। विधान बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों सदन का अलग अलग समर्थन चाहिए, बल्कि अगर विधान बनाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है तो वैसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, जैसा कि अभी तक 3 बार भारत में बुलाया जा सका है। लेकिन वही अगर अमेंडमेंट करना है, यानी भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, भाग में, अनुसूची में संशोधन करना है, तो उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के अलग अलग अनुसमर्थन होना चाहिए। इसके बाद ही उसे महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और उनके हस्ताक्षर होते ही विधायिका अपना कार्य पूर्ण कर लेती है। अब थोड़ा सा देखेंगे कार्यपालिका क्या है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति से लेकर और एक चपरासी तक सभी कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। अर्थात विधायिका जो विधान बनाती है, उस विधान को जो लागू करने का कार्य करती है, उसको कार्यपालिका कहा जाता है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कार्यपालिका जो है हमारी, यह उस विधान को लागू करती है। और न्यायपालिका आपको पता ही होगा कि जो विधान बनाए गए हैं, वह पहले तो देखती है कि क्या वह हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो संविधान का हमारा मूल ढांचा है, कोई भी संशोधन उसे बिगाड़ नहीं सकता। आपको पता होगा कि गोलकनाथ बनाम भारत सरकार, या फिर आपको केशवानंद बनाम भारत सरकार, बहुत सारे वाद हुए। अंततः मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य संघवाद 1980 में निर्णय आया कि संविधान संशोधन का वो कोई भी हिस्सा जो किसी भी कारणवश संविधान के मूल ढांचा को बिगाड़ रहा है, वह शून्य माना जाएगा। और इस तरीके से न्यायपालिका हमारे संविधान के रक्षक के साथ साथ यह परिभाषित भी करती है कि जो हमारा विधान कार्यपालिका ने लागू किया है, वो न्याय संगत है कि न्याय संगत नहीं है। उसको ऐसे समझेंगे कि कई बार देखे होंगे पुलिस पदाधिकारी किसी को पकड़ के ले जाता है और ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है कि इसको जेल में ले जा 24 घंटे के अंदर। और दूसरा है कि हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, न्यायपालिका के पास, और दिखाते हैं कि भैया ये अपराध ऐसा नहीं है। अगर न्यायपालिका संतुष्ट होती है हमारे विचारों से, तो वो रिहा कर देती है, नहीं संतुष्ट होती है तो फिर सजा मुकर्रर करती है। तो कहने का अर्थ है कि न्यायपालिका न्याय को देखती है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका विधान बनाती है,
कार्यपालिका उसका पालन करती है और न्यायपालिका न्याय संगत है कि नहीं इसको परिभाषित करती है। इसी ढंग से कभी कभी इनके पावर में भी अंतर आ जाता है। जब मुख्य परीक्षा का आप पेपर लिखेंगे तो लिखता है कि कार्यपालिका वर्तमान में विधायिका पर हावी है, या लिखता है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप विधायिका पर बहुत ज्यादा हो रहा है। इस टाइप से होगा, वो हम बताएंगे आपको कि इसका उत्तर किस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, हमारे भारत के संविधान में स्पष्टता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 121, 122 में स्पष्टता इसका वर्णन किया गया है कि दोनों की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक इसी ढंग से देखेंगे, सबसे पहले हम अगर विधायिका में आते हैं तो सुबह सुबह जो कार्य संचालन होता है 11 बजे से, उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल। यानी प्रश्नकाल वह अवधि होती है 1 घंटा की, जब विधायिका में संसद सदस्य महोदय द्वारा अथवा स्वतंत्र प्रश्न के माध्यम से भी प्रश्न वहां पूछे जाते हैं, जिसमें सरकार के अंग के लोग उसका जवाब देते हैं, जिसको प्रश्नकाल कहते हैं। अब प्रश्न भी ध्यान रखिएगा 2 प्रकार का होता है, एक होता है तारांकित प्रश्न और दूसरा बोलिए अतारांकित प्रश्न, यानी स्टार क्वेश्चन एंड नॉन स्टार क्वेश्चन। तो जो स्टार क्वेश्चन होता है उसमें सदस्य महोदय को जिनको उत्तर देना है सशरीर उपस्थित होना जरूरी होता है। अगर वो सशरीर उपस्थित होने में असमर्थ है तो लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति ये दोनों स्टार क्वेश्चन को नॉन स्टार में बदल सकता है। यानी उसको पावर है कि वो स्टार क्वेश्चन आपने पूछा है उसको नॉन स्टार में कर देगा और फिर उसका लिखित उत्तर दे दिया जाता है। यानी तारांकित प्रश्न के उत्तर के लिए सरकार के जिससे पूछना चाहते हैं उस व्यक्ति को सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। न्यूनतम 14 दिन पहले उस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए ताकि वो तैयारी कर ले बेचारे। और दूसरा कि आंसर देने के क्रम में सहायक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सहायक क्वेश्चन जैसे मैंने तारांकित पूछ दिया कि भारत में जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कितनी है, और मंत्री महोदय या फिर सरकार के अंग के लोग जवाब देने के लिए खड़ा हो गए कि जो है नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है। अब उसमें हमने सहायक क्वेश्चन पूछ दिया, नेशनल हाईवे पर कुल कितने पुलिया बना हुआ है बताइए आप, तो हो सकता है कि वो नहीं जाने हो। तो नियम है कि तारांकित प्रश्न जो मूल प्रश्न है कि प्रश्न के उत्तर सही ही देंगे, अगर गलत देते हैं तो नियम 115 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगा, क्योंकि उनको पूरा 14 दिन तैयारी करने का मौका मिला। लेकिन यदि उसमें सहायक प्रश्न पूछे गए हैं और उसका उत्तर उनके द्वारा गलत दिया जाता है तो इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी नियम 115 के अंतर्गत उनमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। उस व्यक्ति को हो सकता है जवाब ना हो, तब उतना जल्दी आईएएस लोग पहुंचाएगा सेक्रेटरी वगैरह, तब न देख के पढ़ेगा। आप देखे होंगे लोकसभा राज्यसभा में कभी वीडियो के दौरान या फिर टेलीविजन पर कि एकदम से टोपी लगाई दौड़ आता है और कागज देता है सदस्य को कुछ कुछ, तो ये जैसे प्रश्न करते हैं वैसे ही वो अंदर से उत्तर लिख कर आता है और तुरंत के तुरंत लोग जवाब देते हैं, उनके विभाग के लोग ऐसे। इसीलिए सवाल पूछता है कि जब विधायिका में किसी सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिस मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं उस मंत्री के मंत्रालय के सेक्रेटरी को या ज्वाइंट सेक्रेटरी को या स्पेशल सेक्रेटरी को दर्शक दीर्घा में बैठे हुए पसीने उतर आते हैं या कपड़े में पेशाब हो जाता है, इस टाइप के सवाल आते हैं ना, वो घबरा जाते हैं। मुहावरे नुमा प्रश्न है कि वो काफी घबरा जाते हैं कि पता नहीं हम जिस मंत्रालय में है उसके मंत्री से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। तो ये तारांकित प्रश्न है। और अतारांकित प्रश्न में होता है कि लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाता है, उसके लिए मंत्रालय से उत्तर आता है, मंत्री महोदय को उपस्थित होना जरूरी नहीं होता। 11 से 12 बजे के बीच प्रश्नकाल होता है, उसके बाद शून्यकाल हो जाता है। अब शून्यकाल है कि लंच पीरियड, जिसको खाने के लिए कैंटीन में, लेकिन वो लोग तो खाते होते हैं नहीं, आपको पता ही होगा। वो सब जगह इतना सस्ता है और इतनी अच्छी चीजें बनती है कि आपको आश्चर्य होगा कि पहला बार भारत के कोई प्रधानमंत्री ने कैंटीन में अगर संसद भवन के खाया था तो वो नरेंद्र मोदी थे। इसके पहले जो है नरेंद्र मोदी थे, काहे नहीं बोलिए भाई तो नरेंद्र मोदी थे। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने कैंटीन में नहीं खाया था। इस तरीके के हमारे प्रधानमंत्री विलासी होते हैं और इसी के लिए तो इतने मेहनत करते हैं, लेकिन इस बेचारे ने दिखाया कि कैंटीन का खाना बढ़िया होता है और खाया जा सकता है। तो इस तरीके से कैंटीन में लोग खाते हैं, स्टाफ है, अन्य लोग हैं। ये बड़े बड़े इसलिए चुनाव जीतकर थोड़े जाते हैं कि गरीबों की तरह खाए, गरीबों की तरह बोलते हैं, गरीबों की भाषा बोलते हैं, गरीबों से जुड़ने का नाटक करते हैं, लेकिन रियल में वो गरीब नहीं होते और राजाओं के बाप है।
अब देखे होंगे पहले जो राजा देश में हुआ करते थे वो प्रजा के प्रति कल्याणकारी होते थे। आज के राजा व्यवसायी है, और व्यवसायी जहां जाएगा क्या करेगा? व्यवसाय करेगा। चाहे कहीं के राजनीति में व्यवसाय की अगर पकड़ हो गई तो आपको व्यवसाय करेगा। यानी राजनीति का व्यवसायीकरण तो छपरा में भी हो गया है, देखिए रहे आप। बड़े पैमाने पर व्यवसायी विधायक बन रहे हैं, व्यवसायी मेयर बन रहे हैं, व्यवसायियों का काफी बोलबाला हो रहा है। वो जहां जाएंगे वहीं ठगाई का काम शुरू करेंगे। उनको माल चाहिए चाहे जैसे हो, पैसे नहीं मिलेगा वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसी के लिए वो एकदम जुआ खेलते हैं। और भारत के राजनीति का भी व्यवसायीकरण लगभग हो चुका है। सेवा भाव कहाँ रहा है, चाहे किसी जाति के लोग हो, व्यवसायीकरण हो चुका है। तो शून्य काल में जितने भी नौसिखुए होते हैं वो प्रश्न करते हैं जिनको जानकारी नहीं है। आपको हमारे संसद भवन में कुछ ऐसे संसद है जिसे पूछिए गणतंत्र दिवस क्या है या फिर स्वतंत्रता दिवस क्या है, झंडा में कितने कलर होते हैं, भारतीय रुपए पर कितनी भाषाओं में लिखी गई है। हमको लगता है कि इंडिया के शायद 99% लोगों को जानकारी नहीं होती है, नहीं होगी। 17 भाषाओं में वर्तमान में नयका जितना रुपया है उसमें लिखा गया है और 17 भाषाएं उस पर है अंग्रेजी छोड़कर। तो इस तरीके से लेकिन जानकारी लोगों को नहीं होती है। पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, नयका में 17 भाषा कर दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 99% लोग नहीं जानते हैं इन सब चीजों को। फिर भी विधायिका में विधि बनाने का अधिकार उनको पता नहीं कैसे मिल गया और फिर बनाते भी हैं वो एकदम से। वैसे लोगों को जो नौसिखुए हैं शून्य काल के अंतर्गत उनको प्रश्न पूछने का या बात करने का अधिकार है। वो बात करते हैं उस लंच पीरियड के अंतर्गत, जो कहिए कि छुट्टी का अवधि होता है या टिफिन का समय होता है। तो उस दौरान के जो भी बातचीत होते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हालांकि लोकतंत्र का अच्छा समय भी उसको कहते हैं क्योंकि लोग फ्री होकर उससे बात करता है और कुछ ज्वलंत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं या सामाजिक मुद्दे जो अखबारों में छपे रहते हैं उसकी जानकारी भी वे देते हैं। अब रही आपके कि हमारे जो लोग हैं जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी जी, तो ये राज्यसभा में प्रश्न उठाते हैं और उसी को डालते हैं। इनके प्रश्न कहाँ कुछ होते हैं ये समझ सकते। इतने दिन से संसद है, लेकिन आपको बता दें भाजपा के बहुत बड़े पोषक भी है, फंड करते हैं। इसके बावजूद भी उनके द्वारा जो है कुछ भी प्रश्न नहीं उठाए जाते और डेवलपमेंट के जो वर्क हो रहे हैं, आज केरल कहाँ गया, तमिलनाडु कहाँ गया और छपरा कहाँ, आप देख सकते हैं। ठीक इसी ढंग से हमारे श्रीवाल जी, ये लोग तो संसद सदस्य होकर भी क्या बताएं आपको कि पिछले दरवाजे से प्रश्न पूछते हैं जिसको कहते हैं अतारांकित प्रश्न, और उनके उसी के समर्थक उसी को हाईलाइट करते हैं एकदम से। यानी एक गिलहरी जाकर लंका में एक पत्थर डाल रही थी, इसकी चर्चा आपको रामचरितमानस में सारे पेज में अगर हो तो समझ सकते हैं बजरंगबली कहाँ जाएंगे। जो बजरंगबली लंका को उजाड़ दिए और रावण के दरबार में पहुंचकर उसको चुनौती दिए, उनकी तो कोई चर्चा ही तब नहीं होगी। तो अच्छे सांसद सदस्य को होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, थोड़ा सा संविधान की जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय व्यवस्थापिका जनता के बारे में उसकी सोच की आवश्यकता के बारे में, और जनता को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को सहयोग करे जो निश्चित ही रूप से हमारे केंद्रीय विधायिका के बारे में हलचल मचा कर रख दे और सदन में जब बोलना शुरू करे तो निश्चित रूप से वहां परिवर्तनकारी हो। सुनने के लिए हमारे स्पीकर के साथ साथ जो हमारे उप सभापति हो वो लोग भी बाध्य हो जाए इस प्रकार के हमें नेताओं का चयन करना चाहिए। बलराम जाखड़ एक ऐसे हमारे स्पीकर थे जिन्होंने आधा घंटा का जो शून्य काल होता है उसको बढ़ाकर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा तक कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र का जो है सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है, क्योंकि उस समय के उठाए गए प्रश्न को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता और साथ ही साथ तत्कालिक ज्वलंत मुद्दे होते हैं और राजनीति के विषाद पर बिछे हुए प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे होता है फ्लोर क्रॉसिंग, सतह का खिसकना। किसी एक पार्टी के सदस्य अपने पार्टी के तरफ ही वोट करे, इसके लिए पार्टी के जो हेड होते हैं उन लोगों को आदेश दिया जाता है जिसको कहा जाता है व्हिप अगर जारी कर दिया गया तो अब जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं वहीं पर आपको मतदान करना है जहां वो निर्देश देगा। लेकिन फिर भी व्हिप के बाद भी अगर कोई दूसरे तरफ धीरे से घुस कर और वोटिंग कर देता है तो उसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, सत्ता का खिसकना कहा जाता है। मेजोरिटी तो ध्यान रखेंगे, फुल मेजोरिटी का मतलब होता है कि आधे से अधिक सदस्यों का लोकसभा में होना, फुल मेजोरिटी। राज्यसभा में भी हो गया तो दोनों सदन में मेजोरिटी हो गया। लेकिन कई बार एक पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं होती है तो मिलीजुली सरकार बनाती है। अब मिलीजुली सरकार में भी इंटरनल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल सपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं।
एक मंत्रालय में अगर सहयोग कोई करता है तो इंटरनल सपोर्ट हो गया, वो भी मंत्रालय का अंग हो गया, सरकार का अंग हो गया। और एक हुआ केवल मतदान के दौरान अगर वो सपोर्ट करता है ताकि आपकी सरकार बने तो वो इंटरनल सपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो है ये शब्द सब आते हैं संविधान में। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एकमात्र शब्द दिया गया है जिसको हम शून्यकाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी शब्द हैं हमारे वो विश्व के किसी न किसी देश से लिए गए होते हैं। तो एक एक करके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नोट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।